Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 10th chapter in your history part 2 book, this book, and the name of your chapter is The Changing World of Visual Arts, right? विजुअल आर्ट्स क्या होती हैं? आपके ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ठीक है। तो समय के साथ साथ वो किस तरीके से चेंज हुई है, सारे विजुअल आर्ट्स जो है उसके बारे में जो है उस चेंज के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर है आपका 123। दिस इज योर चैप्टर द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट। व्हेन यू लुक एट अ वर्क ऑफ आर्ट, देखो जब भी आप किसी आर्ट के वर्क को देखते हो, ठीक है, ऐसा वर्क जो कि आर्ट से रिलेटेड है, अ पेंटिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा। पेंटिंग है चाहे वो स्कल्पचर है, स्कल्पचर क्या होता है? कोई मूर्ति, ठीक है। तो जब भी आप किसी आर्ट वर्क को देखते हो, इट मे नॉट बी ऑब्वियस दैट लाइक मोस्ट अदर थिंग्स, ये मतलब जब दूसरी जो चीज़ें आपके आसपास होती हैं हो सकता है उतनी वैसी ना हो ये, ठीक है। जैसे भी आपके आसपास की चीज़ें होती है, जरूरत तो नहीं ना जो आर्ट वर्क आप देखते हो वैसा ही हो, उतना ही ऑब्वियस हो। आर्ट टू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड इट। आर्ट जो होती है वो अपने आसपास के वर्ल्ड से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती है। क्लियर? क्लियर? यू मे नॉट रियलाइज दैट वट यू सी ऑल्सो शेप्स योर ओन आइडियाज। हम लोगों को जो है आइडिया भी नहीं होता कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे होते हैं वो हमारे आइडियाज़ को कहीं ना कहीं शेप देती है। जो भी चीज़ें आप देखते हो, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, कोई और जो है विजुअल आर्ट की कोई चीज़ है, ये जो भी चीज़ें आपके आसपास होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियाज़ को शेप दे रही होती हैं। In this chapter, we will be looking at the changes in the world of visual arts during the colonial period. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? उन चेंजेस को देखेंगे जो कि विजुअल आर्ट के वर्ल्ड में आई हैं कॉलोनियल पीरियड के दौरान, एंड हाउ दिस चेंजेस आर लिंक्ड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। और ये जो चेंजेस हैं, जो विजुअल आर्ट में ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो है किस तरीके से लिंक्ड हैं जो हमारी वाइडर हिस्ट्री है कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म समझ में आता है आपको? क्या होता है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे। उपनिवेश, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बना लेती है, तो जो कंट्री गुलाम बनती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं, ठीक है, कि ये उस कंट्री की कॉलोनी है। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब ही यहाँ पे है उपनिवेशवाद, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस समय। और जो नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने जो है मूवमेंट लड़ा था आज़ाद कराने के लिए, भारत को फ्री कराने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कनेक्टिविटी है, किस तरीके से विजुअल आर्ट जो है तब से लेके और इस दौरान में जो चेंज हुआ है कॉलोनियलिज्म के पीरियड में, नेशनलिज्म में, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे विजुअल आर्ट में, उनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, राइट। कॉलोनियल रूल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल न्यू आर्ट फॉर्म्स। जो कॉलोनियल रूल है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? बहुत सारी नई नई आर्ट फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट एक कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिवली न्यू फिनोमिना है। मॉडर्न आर्ट बहुत पहले नहीं होता था ना, एक तो क्या होता है समय के साथ साथ नई नई फॉर्म्स आती है आर्ट्स की, ठीक है। Styles, materials and techniques which were creatively adapted by Indian artists for local patrons and markets। देखो क्या होता है, ये जो कॉलोनियल रूल ने क्या है इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे नए नए आर्ट फॉर्म्स को इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ बहुत सारी आर्ट फॉर्म को भी लेके आए वो, ठीक है। अलग अलग स्टाइल, मटेरियल, टेक्निक्स, ठीक है, जो कि धीरे धीरे फिर जो इंडियन आर्टिस्ट थे उन्होंने उनको अडॉप्ट करना शुरू किया, राइट। फॉर लोकल पैट्रॉन्स एंड मार्केट्स इन बोथ एलिट एंड पॉपुलर सर्कल्स। इंडियन आर्टिस्ट ने जब उनको इस्तेमाल किया तो फिर वो एलिट पीपल जो थे या जो रिच पीपल होते थे पॉपुलर सर्कल्स में वो फिर पॉपुलर हुआ। यू विल फाइंड दैट मैनी ऑफ द विजुअल फॉर्म्स दैट यू टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। ऐसे बहुत सारे विजुअल फॉर्म्स हैं जिनको आप आज के समय में फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। फॉर ग्रांटेड मतलब
फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है, जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, जो चीज़ें या बहुत एविडेंस में हमारे आसपास होती हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उन आप जैसे जब तक कोरोना नहीं आया था उससे पहले हमें अपनी फ्रीडम का इतना ज़्यादा एहसास नहीं था ना। जब हम घरों में बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तब हमें इम्पोर्टेंस पता चली कि कितनी अच्छी फ्रीडम जो थी जिसको हम इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। सोशल मतलब जो हमारा सर्कल था हमने उसको मिस किया, हमने अपने रिलेटिव्स को मिस किया, अपने फ्रेंड सर्कल को मिस किया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमें तब पता चल रही थी जब वो हमसे दूर थे, ठीक है। तो फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है जब वो चीज़ें हमें मिली होती हैं तो हम उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर है। अभी क्या है, हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, हाइजीन को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब तक ये बीमारी नहीं फैली थी हम क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। कौन पहनता था मास्क, जब तक कि बहुत कोई पॉल्यूटेड सिटी में नहीं जाता था, दिल्ली मुंबई वगैरह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आपने कहीं मास्क पहने नहीं देखा होगा लोगों को, जबकि ज़रूरत तो उस समय भी थी ना मास्क पहनने की। अब जहाँ पॉल्यूशन है आपको कहते हैं ना मास्क पहनना चाहिए, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है। लेकिन जब ये महामारी फैली तो उसके बाद हमें इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता चली। क्लियर। Say a grand public building with domes, columns, and arcs, a scenic landscape, a realistic human image in a portrait, or in popular icon of gods and goddesses. For granted किन किन को ले लेते हैं हम? मास्टर जो बड़े बड़े ग्रैंड बिल्डिंग्स होती हैं, डूम्स की, डूम्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े जो हैं उसमें गुंबद टाइप के होते हैं ना, जो पुराने टाइप समय की जो बिल्डिंग्स थी उसमें होते थे, बड़े बड़े डूम्स होते थे। ठीक है, या कोई सीनिक लैंडस्केप है। लैंडस्केप क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सुंदर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, गार्डन है, इस तरीके की चीज़ें हैं। या रियलिस्टिक ह्यूमन इमेज इन अ पोर्ट्रेट, किसी इंसान की पोर्ट्रेट बनी, पहले होती थी राजा महाराजाओं की, या आज के टाइम में भी लोग अपने पोर्ट्रेट बनवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, आर्ट का काम है, ठीक है। और इन पॉपुलर आइकॉन्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, भगवान की, देवी देवताओं की जो आइकन्स होते हैं पॉपुलर, अब मैकेनिकली प्रिंटेड एंड मास प्रोड्यूस्ड पिक्चर, मैकेनिकली मतलब मशीनों के द्वारा जो प्रिंट होते हैं और मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। हैड देयर ओरिजिन्स इन द पीरियड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन सब के ओरिजिन उस पीरियड से हैं, उस समय से है जिस समय को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री वी विल फोकस प्राइमरली ऑन द चेंजेस इन वन स्फेयर, पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। इस हिस्ट्री को समझने के लिए हम प्राइमरली किन चेंजेस पे फोकस करेंगे, पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग पे, दो चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल आर्ट, ठीक है। फ्रॉम द 18th century a stream of European artists came to India along with British traders and rulers। 18th century में क्या हुआ था, यूरोपियन आर्टिस्ट, बहुत सारे यूरोपियन आर्टिस्ट भी इंडिया में आए थे, ठीक है, अलॉन्ग विद ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड रूलर्स। ब्रिटिश जो व्यापारी थे और रूलर्स थे, उनके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन जो आर्टिस्ट थे वो भी भारत में आए थे। द आर्टिस्ट ब्रॉट विद देम न्यू स्टाइल्स एंड न्यू कन्वेंशंस ऑफ पेंटिंग। ये जो आर्टिस्ट थे अपने साथ जो है नए तरीके लाए थे, पेंटिंग के नए स्टाइल्स लेके आए थे, नए कन्वेंशंस लेके आए थे। कन्वेंशंस क्या होता है, जिस देखो एन एक्सेप्टेड नॉर्म और स्टाइल, कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल है, ठीक है, उस कन्वेंशन को भारत में लेके आए, नए स्टाइल को इंडिया में अपने साथ लेकर आए, किस चीज़ के, पेंटिंग के। दे बिगन प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स विच बिकेम वाइडर पॉपुलर इन यूरोप एंड हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ इंडिया। इन लोगों ने जो है इस तरीके की पिक्चर्स जो है प्रोड्यूस करनी शुरू करी जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, एंड हेल्प शेप वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ इंडिया। और भारत के बारे में जो पश्चिमी परसेप्शंस क्या होता है, जो वो सोचते हैं भारत के बारे में, उन सब चीज़ों को शेप देनी शुरू करी। यूरोपियन आर्टिस्ट ब्रॉट विद देम द आइडिया ऑफ रियलिज्म। जो यूरोपियन आर्टिस्ट भारत में आए थे, ये अपने साथ रियलिज्म मतलब ये ऐसी पेंटिंग करते थे जो कि रियलिटी के काफ़ी क्लोज होती थी,
ठीक है। This was a belief that artists had to observe carefully and depict faithfully what the eye saw. ये माना जाता था जो आर्टिस्ट है हैड टू ऑब्जर्व केयरफुली, उसको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। जो भी वो पेंटिंग बनाए, जो भी चीज़ वो बनाने जा रहा है आर्ट की, वो पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली ऑब्जर्व करे। डिपिक्ट फेथफुली, उसको बहुत ही फेथफुली ईमानदारी से डिपिक्ट करे, यानी कि दर्शाए उसको। वट द आई सॉ, जो कि हमें मतलब जब पेंटिंग बन जाएगी जो हम देखें तो वो इतनी रियल लगनी चाहिए कि आर्टिस्ट को उस पर पूरी मेहनत करनी चाहिए पहले। ठीक है, उस किसी भी पेंटिंग को बनाने से पहले उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, उसको स्टडी करना चाहिए और उसके बाद वो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो हमारी आंखों को बिल्कुल रियल लगे। ठीक है। What the artist produced was expected to look real and lifelike. जो आर्टिस्ट, ये यूरोपियन आर्टिस्ट जो चीज़ें बनाते थे वो बिल्कुल सही असली लगती थी और रियल लाइफ जैसी लगती थी। यूरोपियन आर्टिस्ट ऑल्सो ब्रॉट विद देम द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग नाम सुना है आपने? ऑयल पेंटिंग की टेक्निक इंडिया में कौन लेके आया? यूरोपियंस लेके आए। समझ में आए? A technique with which Indian artists were not very familiar. ऑयल पेंटिंग एक ऐसी टेक्निक थी जो उस समय जो भारतीय थे वो बहुत ज़्यादा उससे परिचित नहीं थे। ठीक है, ऑयल पेंटिंग से। तो ऑयल पेंटिंग को जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो अपने साथ भारत में लेकर आए थे। ऑयल पेंटिंग enabled artists to produce images that looked रियल। अब ऑयल पेंटिंग जो है आर्टिस्ट की मदद करती थी, उनको जो है एनेबल करती थी कि वो जो इमेजेस बना रहे हैं वो बिल्कुल रियल लगे। कहने का मतलब है ऑयल पेंटिंग का यूज़ करके जो आर्टिस्ट थे वो बिल्कुल रियल इमेजेस बना सकते थे। नॉट ऑल यूरोपियन आर्टिस्ट इन इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय द सेम थिंग्स, लेकिन सभी जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो जो भारत में आए थे वो एक ही चीज़ से इंस्पायर नहीं थे। मतलब एक ही तरीके के जो है टेक्निक या एक ही तरीके से जो है पेंटिंग नहीं करते थे। द सब्जेक्ट दे पेंटेड वर वेरिड बट इनवेरिएबली दे सीम्ड टू emphasize the superiority of Britain, its culture, its people, its power. जो भी चीज़ वो पेंट करते थे वो अलग अलग हो सकती थी, लेकिन एक चीज़ जो उन सब चीज़ों में कॉमन होती थी वो क्या होती थी? वो ये एम्फोसाइज करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो कल्चर है, उसके जो लोग हैं, ब्रिटेन की जो पावर है वो सुपीरियर है बाकियों से। वो अपनी पेंटिंग में दिखाना नहीं भूलते थे। ठीक है, उनकी सोच अलग हो सकती थी यूरोपियन आर्टिस्ट की, अलग अलग तरीके से वो पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रखते थे वो क्या रखते थे कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन के लोगों को, ब्रिटेन की पावर को वो हमेशा सुपीरियर दिखाते थे। लेट अस लुक एट अ फ्यू मेजर ट्रेंड्स विद इन इम्पीरियल आर्ट। अब इसी इम्पीरियल आर्ट के जो मेजर ट्रेंड्स थे उनको हम देखते हैं। लुकिंग फॉर द पिक्चरिस्क। पिक्चरिस्क मतलब जो बिल्कुल दर्शनीय है, देखने योग्य हो ऐसी चीज़ हो। वन पॉपुलर इम्पीरियल ट्रेडिशन वॉज दैट ऑफ पिक्चरस्क लैंडस्केप पेंटिंग। उस समय में देखो इस तरीके की लैंडस्केप पेंटिंग क्या होती है, जिसमें पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ये बहुत ही पॉपुलर थी। वट वॉज द पिक्चर्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया जो एकदम से देखने में अपीलिंग लगे। ठीक है, जिसको विजुअलाइज करने में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड इंडिया एज अ quaint land to be explored by traveling British artists. Its landscape was rugged and wild, seemingly untamed by human hands. मतलब भारत को वो किस तरीके से दिखाते थे? एक ऐसी जमीन जो कि रग्ड है, उबड़ खाबड़ है, वाइल्ड है, सीमिंगली अनटेम्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, मतलब जिसपे मतलब कहने का वो ये दिखाते थे कि ब्रिटिश आने से पहले भारत में किसी भी चीज़ का कोई भी सिस्टम नहीं था। भारत में क्या था? हर चीज़ अनटेम्ड थी। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे पत्तियां थी उनको कोई मेंटेन नहीं करता था, जंगलों जैसा दिखाते थे वो भारत को। ठीक है, कि ह्यूमन एफर्ट यहाँ पे डाली ही नहीं गई है, किसी ने गार्डन नहीं बनाए हैं, पार्क नहीं बनाए हैं। ठीक है, जो जैसे जंगल उग गया वैसे ही उग रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखाते थे। ठीक है, थॉमस डेनियल एंड हिज नेफ्यू विलियम डैनियल वर द मोस्ट फेमस ऑफ द आर्टिस्ट हु पेंटेड विद इन दिस ट्रेडिशन। थॉमस डैनियल और उसका जो भतीजा था विलियम डैनियल, ये दो फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस तरीके के ट्रेडिशन को अपनी पेंटिंग में दिखाया था। इसी की एक पेंटिंग नीचे गिवन है, देखो फिगर 2 में। दे केम टू इंडिया इन
1785 एंड स्टेड फॉर 7 ईयर्स। वो 1785 में भारत आए थे और 7 साल तक भारत में रहे थे। जर्नी फ्रॉम कैलकाटा टू नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। और कहाँ कहाँ की जर्नी करी उन्होंने? कैलकाटा से नॉर्दर्न इंडिया में और फिर सदर्न इंडिया में उन्होंने जो है ट्रेवल किया। दे प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द मोस्ट इवोकेटिव पिक्चरस्क लैंडस्केप ऑफ ब्रिटेन्स न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज इन इंडिया। उन्होंने जो अभी अभी ब्रिटिशर्स ने नई टेरिटरीज कब्जे में ली थी, भारत के जो एरिया उन्होंने कब्जे में लिए थे, उनकी पेंटिंग्स जो है उनके जो है काफ़ी पिक्चरस लैंडस्केप उन्होंने बनाए। देयर लार्ज ऑयल पेंटिंग्स ऑन कैनवास वर रेगुलरली एग्जिबिटेड टू सेलेक्ट ऑडियंसेस इन ब्रिटेन। अब जो ये ऑयल पेंटिंग किस पे बनाई जाती है? बड़े बड़े कैनवासेस पे बनाई जाती है। कैनवास होता है वाइट कलर का, उसके ऊपर बनाई जाती है ऑयल पेंटिंग। तो ये जो बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग इन लोगों ने बनाई थी, इनको सेलेक्ट ऑडियंस को दिखाया जाता था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। एंड देयर एल्बम ऑफ एनग्रेविंग्स वर ईगरली ब्रॉट अप बाय द ब्रिटिश पब्लिक कीन टू नो अबाउट ब्रिटेन्स एम्पायर। और जो लोग देखो, एनग्रेविंग्स क्या होते हैं? अ पिक्चर प्रिंटेड ऑन टू पेपर फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और मेटल इनटू विच द डिजाइन और ड्राइंग हैज बीन कट। किसी लकड़ी पे कोई इमेज बना ली, ठीक है, और उसको फिर पेपर पे स्टैम्प कर दिया, उसको हम बोलते हैं एनग्रेविंग। क्लियर? तो इनकी जो पेंटिंग्स थी उनको एनग्रेव करके पेपर में दिखाया जाता था लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होता था? वर ईगरली ब्रॉट अप बाय ब्रिटिश पब्लिक कीन टू नो अबाउट ब्रिटेन्स एम्पायर। फिगर 2 इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पिक्चरस्क लैंडस्केप पेंटेड बाय द डैनियल्स। फिगर 2 में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जिस तरीके की पेंटिंग ये डैनियल्स दोनों करते थे। नोटिस द रूम्स ऑफ लोकल बिल्डिंग्स दैट वर वंस ग्रैंड। आप उन लोकल बिल्डिंग्स को देखो जो कि र्यून हो गई है, नष्ट हो गई हैं, जो कि पहले बहुत ही ग्रैंड हुआ करती थी। द बिल्डिंग्स वर रिमाइंडर ऑफ पास्ट ग्लोरी, रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट वाज नाउ इन रूइंस। ये जो बिल्डिंग्स हैं देखो, जो कि अब क्या रह गई है? पास्ट ग्लोरी, पुरानी जो ग्लोरी थी उसका एक सिर्फ रिमाइंडर रह गई है, बचा हुआ हिस्सा रह गई है, एक ऐसी पुरानी सभ्यता का जो कि पहले हुआ करती थी, जो कि आज के समय में, उस समय में मतलब जब ये पिक्चर बनाई गई तब तक वो नष्ट हो चुकी थी। इट वॉज एज इफ दिस decaying civilization would change and modernize only brought British governance। ये इस तरीके से दिखाया गया था इसमें कि देखो, जो सिविलाइजेशन है इस decaying would change and modernize only through British governance। और मॉडर्नाइज उसको कैसे किया जा सकता है? सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको मॉडर्न किया जा सकता है। दिस इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रिंगिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन टू इंडिया। अभी ये जो इमेज है ये क्या दिखाती है कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक जो है ऐसे सभ्यता जो कि काफ़ी मॉडर्न थी, उसको इंडिया में लेके आए थे। इज पावरफुली एम्फसाइज्ड इन द न्यूमरस पिक्चर्स ऑफ लेट 18th सेंचुरी कैलकाटा ड्रॉन बाय द डैनियल्स। मतलब इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ों को लेके आए हैं, उस तरीके की पेंटिंग्स ये डैनियल्स बनाते थे। इन दीज ड्राइंग्स यू कैन सी द मेकिंग ऑफ अ न्यू कैलकाटा। इस तरीके की पेंटिंग में आप क्या देख सकते हो कि जो नया कैलकाटा बनाया गया है वो किस तरीके का है। वाइड विद वाइड एवेन्यूज, मजेस्टिक यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स, जिसमें क्या है? बड़े बड़े एवेन्यूज हैं, यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग है। एंड न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नए नए मोड्स हैं, ठीक है, फिगर 3 में जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर इज लाइफ एंड एक्टिविटी ऑन द रोड्स। ये दिखा रहे हैं पेंटिंग में कि सड़कों पे जो है लाइफ दिखाई दे रही है, जीवन उतर आया है एक तरीके से, और एक्टिविटी हो रही है रोड्स पे। देयर इज ड्रामा एंड एक्साइटमेंट। लुक केयरफुली एट फिगर 2 and 3। देखो, पेंटिंग 2 है वो दिखा रही है कि हर चीज़ें गंगा नदी के किनारे जो बिल्डिंग्स वो नष्ट हो चुकी है। पेंटिंग 3 दिखा रही है कि ज़िंदगी दोबारा से सड़कों पे लौट आई है, एक्साइटमेंट है लोगों में, नए नए मोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। तो दोनों पेंटिंग्स में क्या दिखा रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेकर आए हैं। See how the Daniels contrast the image of traditional India with that of the life under British rule। इसमें जो है डैनियल्स ने किस तरीके से दिखाया, जो ट्रेडिशनल इंडिया था वो किस तरीके से नष्ट हो रहा था, और जो लाइफ थी ब्रिटिश रूल के अंडर वो किस तरीके से फिर चेंज हुई थी, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। फिगर्स 2 seeks to represent the traditional life of India
फिगर 2 क्या दिखा रही है, जो ट्रेडिशनल लाइफ है इंडिया की उसको दिखा रही है एज प्री मॉडर्न, चेंजलेस एंड मोशनलेस। उस समय को दिखा रही है जैसे कि कोई प्री मॉडर्न समय है जहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकता और मोशनलेस है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। टिपिफाइड बाय फकीर्स, काउस एंड बोट्स सेलिंग ऑन द रिवर। क्या क्या चीज़ें दिखा रही है यहाँ पे, फकीर है, काव है, बोट है जो कि नदी में चल रही है। लेकिन वहीं फिगर 3 क्या दिखा रही है, शोज द मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल। ये दिखा रही है कि ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है भारतीय समाज को, बाय एम्फसाइजिंग अ पिक्चर ऑफ ड्रामेटिक चेंज। इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके के ड्रामेटिक चेंज जो है भारत में आए, किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स के आने के। तो कुल मिला के जो ब्रिटिशर्स पेंटर है वो क्या दिखाते थे, ब्रिटिशर्स को सुपीरियर दिखाते थे और ये दिखाते थे कि भारत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था और भारत को मॉडर्न किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने। तो ये सब चीज़ें जो है देखो इस तरीके की पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी कि देखो पहले ये था भारत इस तरीके का बंजर टूटा फूटा, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऐसा हो गया कि मॉडर्न जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो आ गए, लोग जो है चलने फिरने लगे सड़कों पे, नई नई ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, ठीक है, मजेस्टिक बिल्डिंग्स, और ये सब चेंजेस जो है ब्रिटिशर्स लेके आए। तो ये क्या दिखाते थे पिक्चर्स के थ्रू कि जो भी मॉडर्निज्म भारत में आया है वो सब कौन लेके आया है, ब्रिटिशर्स लेके आया है। क्लियर। तो यहाँ तक स्टडी करके आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी